नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं और भौगोलिक चिंतन के इतिहास के अंतर्गत यह 36वां भाग है। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं यूनानी भूगोलवेताओं का योगदान। तो यूनानी भूगोलवेताओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ग्रीक जियोग्राफर्स, यूनानी भूगोलवेता। यूनानी भूगोलवेताओं में हमने होमर जो हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, जिन्होंने इलियड और ओडिसी ग्रंथों के माध्यम से अपने यात्रा वृत्तांतों का जिक्र किया और जो भौगोलिक जानकारियाँ उपलब्ध उस समय थी उनके बारे में उन्होंने वर्णन किया। उसके बाद में हमने प्रारंभ किया था थेल्स के बारे में। थेल्स या थालिस जिनको कहा जाता है। नंबर 2 जो यूनानी विद्वान आते हैं वो हैं थेल्स। थेल्स या थालिस। थेल्स जो है वो मिलेट्स नगर के निवासी थे। ये एक व्यापारी थे, इसके साथ साथ ये एक कुशल दार्शनिक भी थे। यानी जो थेल्स हैं वो एक व्यापारी होने के साथ साथ में एक प्रसिद्ध दार्शनिक भी ये रहे हैं। यानी एक व्यवसायी थे और साथ में एक प्रतिभावान दार्शनिक भी हम इनको कह सकते हैं। इनका जो समय है वो 640 से लेकर के 546 ईसा पूर्व का माना जाता है। 640 से 546 ईसा पूर्व इनका समय माना जाता है। इनके द्वारा अपनी जो विभिन्न व्यावसायिक यात्राएं थी, यानी जो मिलेट्स जो है वो एजियन सागर का एक तटवर्ती नगर था। तो यहाँ से इन्होंने क्या है विभिन्न जलीय मार्ग से विभिन्न यात्राएं की थी। तो उन्होंने क्या किया था, इन यात्राओं के माध्यम से अपने जो भौगोलिक ज्ञान है उसमें वृद्धि की और उस भौगोलिक ज्ञान को अपनी जो रचनाएं हैं उनके माध्यम से साझा किया था। तो थेल्स प्रथम ऐसे यूनानी विद्वान माने जाते हैं जिन्होंने क्या पृथ्वी तल के विभिन्न जो स्थानों की स्थिति निर्धारण है उसका सार्थक प्रयत्न इनके द्वारा किया गया। यानी ये पहले ऐसे यूनानी माने जाते हैं, प्रथम यूनानी विद्वान जिन्होंने पृथ्वी तल पर स्थानों की स्थिति का प्रयास किया। यानी ये प्रथम यूनानी विद्वान थे जिन्होंने पृथ्वी तल के ऊपर स्थानों की जो स्थिति है यानी लोकेशन जो है उसको निर्धारित करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया था। तो थेल्स ऐसे प्रथम विद्वान थे। इसके अतिरिक्त थेल्स के बारे में
ये भी कहा जाता है कि ये व्यापार के लिए इन्होंने क्या है, मिस्र की यात्रा की थी। इसके अलावा इन्होंने भूमध्य सागरीय प्रदेश की भी यात्रा की थी। थेल्स ने व्यापार के लिए मिस्र की यात्रा की। इसके अलावा इन्होंने भूमध्य सागरीय क्षेत्र के जो अन्य भाग हैं उनकी भी यात्रा इनके द्वारा की गई थी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो मिस्र के जो व्यक्ति थे उनसे ज़्यादा ये प्रभावित हुए थे, यानी मिस्र के लोगों से ज़्यादा प्रभावित हुए थे। मिस्र के लोगों की लंबाई एवं मिस्र के लोगों की लंबाई एवं चौड़ाई मापने की तकनीक से ये अधिक प्रभावित हुए। यानी मिस्र के लोगों के द्वारा जो लंबाई एवं चौड़ाई को मापने की जो विधियां या तकनीकें काम में ली जाती थी, उनके द्वारा थेल्स हैं वो अत्यधिक प्रभावित हुए थे। इसके अलावा इनके द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात करने की जो ज्यामितीय प्रणाली थी उसके द्वारा भी ये ज़्यादा प्रभावित हुए थे। यानी इनकी क्षेत्रफल किसी भी एरिया का जो मापने जो लंबाई चौड़ाई मापना और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की ज्यामितीय विधि जो थी उससे ये क्या है, ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इसके अलावा इन्होंने क्या है, मिस्र का जो नील नदी का डेल्टा है उसका वर्णन किया, उसमें आने वाली बाढ़ों का जो वर्णन है वो भी इनके द्वारा किया गया। नील नदी के डेल्टा तथा बाढ़ों का वर्णन किया। इन्होंने यह भी बताया कि नील नदी दो शाखाओं मिलकर बनी है। इन्होंने यह भी बताया था कि नील नदी जो है उसकी दो शाखाएं हैं, जैसे वर्तमान में उनके नाम क्या हैं, श्वेत नील और दूसरी है नीली नील। तो दो शाखाएं इनके द्वारा बताई गई थी, एक नीली नील और एक श्वेत नील, जिनके नाम इन्होंने क्रमशः बाहेल गजल, श्वेत नील को इन्होंने क्या कहा था, बाहेल गजल, तथा जो नीली नील थी उसको इन्होंने बाहेल अजरक नाम दिया था। तो इस प्रकार थेल्स ने यह बताया कि जो नील नदी है वो दो नदियों के या दो शाखाओं के मिलने से बनी है, और इनका एक का नाम इन्होंने बाहेल गजल यानी श्वेत नील और दूसरा बाहेल अजरक यानी नीली नील इन्होंने बताया। इसके अतिरिक्त इन्होंने
दूरियों के मापन या गणना करने का इनके द्वारा प्रयास किया गया। इसके अलावा ग्रह नक्षत्रों की जो गतियाँ हैं, इसके अलावा सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और जो ब्रह्मांड के विषय में भी इन्होंने क्या है अनेक जानकारियाँ प्रदान की थी। इसके अलावा जो इन्होंने मिस्र के जो निवासी हैं उनके बारे में उन्होंने विशेष जानकारियाँ दी थी, जैसे उनका रहन सहन है, खान पान है, व्यवसाय है, खेती बाड़ी है, उसके बारे में इन्होंने जानकारियाँ प्रदान की थी। मिस्र के निवासियों के रहन सहन, खान पान, तथा व्यवसायों का वर्णन किया। तो इन्होंने नील नदी के डेल्टा के वर्णन के साथ साथ उसकी 2 शाखाओं के बारे में भी बताया। इसके साथ साथ इन्होंने मिस्र के जो निवासी हैं उनके रहन सहन के बारे में, खान पान के बारे में तथा उनके जो व्यवसाय हैं यानी विशेषतः कृषि के बारे में भी इन्होंने बताया था। इसके अलावा नील नदी के डेल्टा का इन्होंने वर्णन किया और यहाँ पर जो बाढ़ें आती हैं उनके बारे में भी इनके द्वारा वर्णन किया गया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि थेल्स ने उस समय में अपने आसपास के क्षेत्र की और जहाँ पर इन्होंने यात्राएं की थी उन अपने यात्रा वृत्तांतों में उन क्षेत्रों का इन्होंने भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किया। इसके अलावा उन्होंने विश्व की उत्पत्ति से संबंधित एक पुस्तक भी लिखी थी, नक्षत्रों की उत्पत्ति से संबंधित एक पुस्तक लिखी थी। और थेल्स का मानना था कि पृथ्वी है वह ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है, यानी इनका ऐसा मानना था कि पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है। इसके अतिरिक्त थेल्स का जो गणितीय भूगोल है उसमें भी विशेष योगदान है, यानी मापन की जो गणितीय विधियां हैं उनका भी उन्होंने प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने समस्त भूमंडल को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटने का भी प्रयास थेल्स के द्वारा किया गया था। विश्व को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटने का अग्रणी कार्य किया। तो इस प्रकार जो यूनानी भूगोलवेत्ता हैं उनमें थेल्स का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इन्होंने प्रारंभिक स्तर पर विभिन्न जो महत्वपूर्ण भौगोलिक पक्ष हैं उनका इन्होंने वर्णन किया था। अब थेल्स के बाद में जो महत्वपूर्ण यूनानी विद्वान आते हैं वो हैं एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर ये थेल्स के शिष्य थे, यानी ये भी आयोनिया प्रदेश से संबंधित थे। थेल्स मिलेट्स नगर से थे, इनका संबंध भी मिलेट्स और आयोनिया जो था इससे इनका विशेष संबंध था। इनका जन्म जो है वो टर्की का जो तटवर्ती नगर था उसी में हुआ था, यानी मिलेट्स में इनका जन्म कुछ विद्वानों के द्वारा बताया गया है।
तो ये थेल्स के शिष्य थे। इनके काल की बात करें तो ये 611 से लेकर के 547 ईसा पूर्व, 611 से 547 ईसा पूर्व ये इनका कालक्रम रहा है। एनेक्सीमेंडर का यूनानी भूगोल वेताओं में एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान हम कह सकते हैं। इनके द्वारा ये विशेषता क्या है, जो कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विद्या है उसमें ये पारंगत थे, यानी सबसे ज़्यादा इन्होंने ब्रह्मांड विद्या के बारे में विद्या, जिसको हम क्या कहेंगे, कॉस्मोलॉजी, तो ये ब्रह्मांड विद्या के ज्ञाता थे और इन्होंने ब्रह्मांड विद्या से संबंधित ग्रंथों की भी रचना की और अनेक खगोलीय अन्वेषण भी इनके द्वारा किए गए। इसके अलावा इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति है, आकृति है, क्षेत्रफल है, इसके विषय में भी इन्होंने वर्णन प्रस्तुत किए थे। पृथ्वी की उत्पत्ति, आकृति एवं क्षेत्रफल के लिए अन्वेषण किए। तो थेल्स के बाद में जो एनेक्सीमेंडर हैं उनका महत्वपूर्ण स्थान आता है। इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति है, पृथ्वी की आकृति है और उस क्षेत्रफल जो है उसके बारे में इन्होंने विशेष जानकारियां प्रदान की थी। इन्होंने बताया कि पृथ्वी एक ठोस पिंड है और उसको इन्होंने ब्रह्मांड के मध्य में स्थित बताया था, यानी पृथ्वी को इन्होंने एक ठोस पिंड बताया। इनके अनुसार पृथ्वी ठोस पिंड है तथा ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है। तो इस प्रकार इन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के मध्य बताया और इसको ठोस पिंड बताया। इन्होंने विश्व का मानचित्र भी बनाया, ज्ञात विश्व का मानचित्र इनके द्वारा बनाया गया था। तो ये पहले विद्वान थे जिन्होंने क्या है मानचित्र भी इनके द्वारा बनाया गया। इन्होंने क्या है एनेक्सीमेंडर ने यूनान वासियों के लिए नोमोन नामक धूप घड़ी जो है उसका भी आविष्कार किया गया था। इनके द्वारा नोमोन नामक इनके द्वारा नोमोन नामक धूप घड़ी का किया गया, यानी यूनान वासियों को इन्होंने नोमोन नामक जो धूप घड़ी है उससे भी परिचित करवाया। ये जो धूप घड़ी है या नोमोन जो है वो एक प्रकार का ऐसा यंत्र था जिसमें क्या है समतल भूमि पर एक छड़ी गाड़ दी जाती थी और उस छड़ी की जो छाया है वो दोपहर के 12 बजे क्या है न्यूनतम होती थी। यानी समतल सतह पर एक छड़ी गाड़ दी जाती थी, दोपहर 12 बजे छाया क्या होगी इसकी न्यूनतम। तो इस प्रकार इससे समय का निर्धारण किया जाता था। अब न्यूनतम जब छाया होगी तो उस स्थान को क्या है उस क्षेत्र का इनके द्वारा मेरिडियन यानी न्यूनतम छाया होती इस रेखा को ये क्या करते थे उस स्थान का शुद्ध यामयोत्तर इनके द्वारा
मान लिया जाता था। न्यूनतम छाया होती और उस रेखा को उस स्थान का, या न्यूनतम छाया जिस स्थान पर आकर के उसकी सीधी एकदम सीध में जो रेखा होगी उस रेखा को उस स्थान का प्रधान यामयोत्र, देशांतर हम कह सकते हैं मेरिडियन, प्रधान यामयोत्र या मेरिडियन माना जाता था। तो इस प्रकार से उस स्थान से क्या है, उसके आसपास का क्षेत्र या उस स्थान का समय निर्धारण आसानी से किया जाता था। उस स्थान का प्रधान यामयोत्र उस जगह को मान लिया जाता था। तो इनके द्वारा नोमोन नामक एक धूपगढ़ी का आविष्कार किया गया, जिसमें दोपहर 12 बजे यानी समतल भाग पर एक छड़ी गाड़ दी जाती थी, जिसमें क्या है दोपहर 12 बजे उसकी छाया क्या है न्यूनतम होगी, और उस न्यूनतम छाया की रेखा को उस स्थान का प्रधान यामयोत्र मान लिया जाता था, यानी उसका प्राइम मेरिडियन उसको मान लिया जाता था। तो इसके साथ ही इन्होंने भूगोल में क्या है ज्यामितीय पद्धति को स्थापित करने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। भूगोल में ज्यामितीय पद्धति स्थापित करने का श्रेय, भूगोल में ज्यामितीय पद्धति स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, एनेक्सिमेंडर है उनको जाता है। इसलिए इनको क्या है गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। तो गणितीय भूगोल का संस्थापक भी किसे माना जाता है, एनेक्सिमेंडर को माना जाता है। इसके अलावा एनेक्सिमेंडर ने सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र भी बनाया था। एनेक्सिमेंडर ने मापक के आधार पर सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाया। मापक के आधार पर सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाने का श्रेय भी किसको जाता है, एनेक्सिमेंडर को जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एनेक्सिमेंडर का योगदान है वो यूनानी भूगोल में और वर्तमान जो भूगोल का विकास हुआ है उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है। इनके द्वारा नोमोन नामक यंत्र या धूपगढ़ी का आविष्कार किया गया। गणितीय भूगोल का संस्थापक इनको माना जाता है, क्योंकि भूगोल में ज्यामितीय पद्धति को स्थापित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इसके अलावा इन्होंने मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाया सर्वप्रथम। तो ये एनेक्सिमेंडर के बारे में कुछ जानकारियाँ थी। इसके बारे में इसके अलावा एनेक्सिमेंडर के जो अन्य जो बातें इन्होंने या जो भौगोलिक जानकारियाँ इनके द्वारा जो प्रदान की गई उनके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।